हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 19 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। लकीरों से बाहर पैर तभी आते हैं जब सपने जिद में बदल जाते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन जो आपका है, कंफर्ट लेवल है, उससे आप तभी बाहर आएंगे जब आप जिस सपने को देखते हैं उसको जिद में बदल लेंगे और उसे पाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको एक अपना समय निश्चित करना होगा। पढ़ने का घंटे तय करने होंगे कि मुझे इतने या तो दिन में पढ़ना है या फिर रात में। रात में देखिए सभी को नींद आती है, लेकिन आपको उस नींद को छोड़कर अपने सपनों को पूरा करना है, यानी अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना है, तभी आपको सफलता मिलेगी। सफल वही होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है एमएसएमई एक्ट मंजूर, 72 घंटे में मिलेगी उद्योग लगाने की स्वीकृति। दूसरी न्यूज़ है प्रधानमंत्री केयर्स फंड पर आपत्ति खारिज, ये सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति खारिज कर दी है। और अल्पसंख्यकों को सब्सिडी पर मिलेगा कर्ज। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। उद्यमियों को इज ऑफ डूइंग का एहसास कराने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अधिनियम को मंजूरी देकर ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी एमएसएमई इकाई लगाने के लिए अब निर्धारित प्रारूप पर प्रपत्र भरकर देने मात्र में 72 घंटे के लिए ही स्वीकृति मिल जाएगी। और इसके बाद अगले 900 दिनों तक उद्यमी को किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह सर्कुलेशन जारी किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री केयर फंड्स पर आपत्ति खारिज। प्रधानमंत्री केयर्स फंड को लेकर उठ रहे राजनीतिक विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यह राष्ट्रीय आपदा राहत कोष यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ से अलग है। यह सरकार तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है। ऐसे में पीएम केयर्स फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की मांग नहीं मानी जा सकती है। अदालत ने कोरोना से निपटने के लिए सरकारी प्रक्रिया में किसी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसके तकनीकी पहलू जो भी हों, जमीनी स्तर पर इस फैसले ने सरकार को बड़ा हथियार दिया है। सवाल उठा रहे विपक्ष का हाथ खाली कर दिया है। दरअसल राजनीतिक स्तर पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा था और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सरकार जीत के रूप में देख रही है। नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यकों को सब्सिडी में मिलेगा कर्ज। प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हुनरमंद अल्पसंख्यकों को अपने पैरों पर खड़ा करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें सब्सिडी पर कर्ज देने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में करीब 13 साल बाद अल्पसंख्यकों को उनके रोजगार के लिए कर्ज दिया जाएगा। यह कर्ज उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम देगा। इसके तहत 1.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कर्ज प्रदान किया जाएगा। निगम ने पहले चरण में 500 अल्पसंख्यकों का चयन भी कर लिया है। शीघ्र ही उन्हें 6% वार्षिक ब्याज की दर पर कर्ज मुहैया कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की गतिविधियां वर्ष 2007 से पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है ट्रंप ने भी भारत के साथ संबंधों को मजबूती। और नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया में और कड़े किए गए प्रतिबंध। ये कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ है। पहली न्यूज़ पर देखते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के संबंधों को न केवल नई ऊंचाई प्रदान की है बल्कि इसे और मजबूत किया है। ऐसा किसी अन्य राष्ट्रपति के शासनकाल के दौरान नहीं किया गया। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक ट्रंप ने दोनों देशों के संबंधों को प्राथमिकता देने के साथ ही 3.5 वर्ष के दौरान साझेदारी के सभी पहलुओं को विस्तार देने का काम किया है। नाम नहीं छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा कि कोरोना के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में दोनों देशों की रुचियों को देखते हुए और भारत प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप इस महत्वपूर्ण साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे। दोनों देशों के संबंधों को लेकर ट्रंप कितना गंभीर हैं, इसको इसी बात से समझा जा सकता है कि बिना किसी संधि के उन्होंने भारत को सशस्त्र MQ
मानव रहित हवाई प्रणाली देने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दक्षिण कोरिया में और कड़े किए गए प्रतिबंध। संक्रमण बढ़ने के बाद दक्षिण कोरिया में प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया गया है। संक्रमण के 246 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 15,761 हो गई है। अब तक 306 लोगों की मौत हो गई है। सियोल में शारीरिक दूरी के नियम लागू किए जाने के 2 दिन बाद तटीय शहर इचियोन में भी प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। चर्च में होने वाली प्रार्थनाओं में शामिल होने पर रोक लगाने के साथ ही इंडोर गतिविधियों में 50% से ज़्यादा और आउटडोर गतिविधियों में 100 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 2 सैनिकों में संक्रमण मिलने के बाद 461 लोग क्वारंटाइन में चले गए हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, श्रमिकों के लिए सस्ते आवास के इंतजाम में जुटे, यहाँ पर होगा इंतजाम में जुटे निर्यातक, और कृषि उत्पादों के निर्यात में 23% की वृद्धि। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को सस्ते दाम पर किराए के मकान की सुविधा देने की मुहिम शुरू होने जा रही है। नोएडा अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर ने श्रमिकों के रहने के लिए 3000 फ्लैट नोएडा प्राधिकरण से किराए पर लिए हैं। एक फ्लैट में 5 श्रमिकों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। श्रमिकों की वापसी के लिए इस प्रकार के किराए के फ्लैट की संख्या बढ़ती जाएगी। मई में सरकार ने श्रमिकों को किफ़ायती किराए पर मकान की सुविधा देने की घोषणा की थी। इस स्कीम को जुलाई में कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके तहत पूर्व में सरकार की तरफ से बनाए गए खाली फ्लैट श्रमिकों को कम किराए पर रहने के लिए दिए जाने का प्रावधान है। यही सोच निर्यातकों को भा गई है। नोएडा अपैरल एक्सपोर्ट क्लस्टर के प्रेसिडेंट एवं अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के नॉर्दर्न चेयरमैन ललित ठुकराल ने बताया कि श्रमिकों के रहने के लिए 3000 फ्लैट नोएडा सेक्टर 122 में स्थित है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च से जून के बीच 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है। यह आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि में किए गए निर्यात के मुकाबले 23.24% अधिक है। कृषि मंत्रालय ने मंगलवार को निर्यात आंकड़ा जारी किया है। कृषि निर्यात के प्रदर्शन को उल्लेखनीय बताते हुए मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए समग्र कार्य योजना तैयार की गई है। एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम का गठन किया गया है। इसके माध्यम से निर्यात के लिए मुफीद साबित होने वाले एग्री क्लस्टर चिन्हित किए गए हैं। मंत्रालय का कहना है कि विदेशी मुद्रा मिलना तो कृषि उत्पादों के निर्यात पर अहम पहलू है ही, साथ ही इससे आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है हमारे लिए। पहला आर्टिकल है, नया हांगकांग बन सकता है अंडमान निकोबार। इस इलाके के सामरिक महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि पूरी दुनिया का 1/4 तेल जहाज़ों में यहीं से होकर गुजरता है। और ये आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ स्तंभकार एवं सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज़ एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, सच्चाई का सामना करने से इनकार। पाकिस्तान भी हिंदुओं सिखों से विहीन होने की राह पर है, लेकिन इस पर कुछ ना कहना ही प्रगतिशीलता है। लिखा गया है इसी पर यह आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कि शहरीकरण की चुनौती। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने जिस तरीके से शहरीकरण में आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया है, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। इसी 10 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के रास्ते होकर जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया, तो आम भारतीयों के मानस पटल में आमतौर पर गायब रहने वाला यह क्षेत्र एक बार फिर झिलमिला गया। बहुतों को ऐसा लगा होगा कि भारत सरकार ने वहां की आदिवासी जनता और सरकारी अफसरों के अमले के फ़ोन सिग्नल सुधारने और उन्हें 2G के आदि युग से बाहर निकालने 4G युग में लाने का काम किया है। ऐसा नहीं है। समुद्र की तली के साथ साथ 2312 किलोमीटर दूरी तक
1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई इस ऑप्टिकल फाइबर तार का मतलब आधुनिक संचार तकनीक के किसी अजूबे से कहीं कुछ और भी है। यह एक ऐसा अजूबा है जिसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र को भारत के एक दूरस्थ कोने में गुमनाम से रहने वाले द्वीप समूह के स्तर से उठाकर नए हांगकांग के रूप में विकसित करने के बीच छिपे हैं और एशिया के तेजी से बदलते घटना चक्र में दुनिया का एक ऐसा सामरिक केंद्र बनने की संभावना भी है जो भारत को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति बनाकर खड़ा कर सकता है। पिछले दिनों अमेरिकी सरकार ने अपने जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर नामित को जिस तरह भारतीय नौसेना के साथ अंडमान में नौसैनिक अभ्यास के लिए भेजा, वह भारतीय इलाकों के सामरिक महत्व को रेखांकित करने के लिए काफ़ी है। आशा की जा रही है कि आगामी मालाबार युद्धाभ्यास में क्वाड का चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। 2007 में चीनी दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्वाड से बाहर निकलने का फैसला कर लिया था, लेकिन अब चीन की दादागिरी से परेशान होकर वह जिस उत्सुकता के साथ क्वाड से लौटने का प्रयास कर रहा है, वह दिखता है कि क्वाड के इस एक सैनिक गठबंधन का रूप लेने और उसमें भारत की बड़ी भूमिका की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। ऐसा होने पर अंडमान निकोबार का एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र के रूप में उभर कर आना तय है। इस इलाके में भारत की ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचने से अब वहां जिस तरह नए आधुनिक हवाई अड्डों के बनने, पुराने हवाई अड्डों के विस्तार, बैंकिंग और दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकरण तथा छोटे और दूरस्थ द्वीपों के विकास की संभावनाओं को एक नए पंख लग रहे हैं, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए भी नए द्वार खुलने के आसार हैं। 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग का निर्णय चीन सरकार को सौंपा था, उस समय उसने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि अंडमान क्षेत्र को हांगकांग जैसा एक मुक्त व्यापारिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कहीं हाँ कभी ना में फंसी रहने वाली भारतीय नौकरशाही ने अपने ढीलेपन से इस अवसर को गंवा दिया। आज 23 साल बाद भारत के लिए ये एक नया अवसर है। सौभाग्य से इस समय अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भारत के बहुत अनुकूल है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हम अपने पुराने असमंजस वाली ढुलमुल रवैये परंपरा को छोड़कर एक नई और साहसिक पहल के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है सच्चाई का सामना करने से इनकार। अमेरिकी सांसदों का एक समूह इस नतीजे पर पहुंचा है कि अफगानिस्तान के हिंदू और सिख लुप्तप्राय अल्पसंख्यक सरीखे हो गए हैं। अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों की ओर अमेरिका के इन सांसदों का ध्यान शायद इस कारण गया क्योंकि पिछले दिनों वहां से 11 सिख हिंदुओं परिवार भारत लाए गए हैं। अमेरिका में यह सवाल कभी नहीं उठता कि कुछ चुनिंदा देशों के खास मजहब के लोग को शरण देने वाला कानून कैसे बनाया जा सकता है। इसके विपरीत भारत में सीसीए को लेकर न केवल विरोध का तूफान खड़ा कर दिया गया है, बल्कि उसके नाम पर घोर अराजकता और गुंडागर्दी का परिचय दिया गया है। यह काम वामपंथियों, उदारवादियों और खुद को सेक्युलर अथवा मानवाधिकारवादी बताने वालों की ओर से किया गया है। इन तत्वों ने यह कहकर सीएए के खिलाफ भारतीय मुसलमानों को बरगलाया कि इसके जरिए उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, जबकि इस कानून का किसी भारतीय से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वे तत्व हैं जो मानवाधिकारों की चिंता में दुबले होते हैं। यह समझ आता है कि अफगानिस्तान में लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हिंदुओं सिखों को लेकर वहां की सरकार से कुछ कहने सुनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह चाहकर भी उनकी रक्षा नहीं कर सकती है। लेकिन क्या कारण है कि भारत के कथित उदारवादी और मानवाधिकारवादी पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदू सिखों के उत्पीड़न पर कुछ कहना जरूरी नहीं समझते। जब भी पाकिस्तान में घटती हिंदू आबादी को लेकर सवाल उठाया जाता है तो पाकिस्तान की ओर से यह सुनने को मिलता है कि दरअसल उनकी ज़्यादा आबादी तो पूर्वी पाकिस्तान में थी, जबकि वहाँ यानी बांग्लादेश का सच यही है कि वहाँ हिंदुओं की आबादी 8% के आसपास रह गई है। पाकिस्तान में उनकी संख्या 2% से भी कम बची है। बंटवारे के समय पाकिस्तान में हिंदू सिखों की आबादी 22% के करीब थी। इसका अर्थ यह है कि आधी से अधिक हिंदू आबादी लुप्त हो गई है। यह हमारी आंखों के सामने हुआ और फिर भी हम इस सच का सामना करने से इनकार नहीं करते, बल्कि इस भय से उसकी चर्चा करने से भी कतराते हैं कि भारत कहीं शरारती सेक्युलर टोले की ओर से सांप्रदायिक न करार दिया जाए। शायद इसी कारण अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों को लेकर जैसा प्रस्ताव अमेरिकी संसद में आया, वैसा भारत की संसद में
नहीं आया। नेक्स्ट आर्टिकल है शहरीकरण की चुनौती। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की ओर से दी गई यह जानकारी शहरीकरण की चुनौती का सामना करने का ही है। संदेश दे रही है कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी शहरों में रह रही होगी। शहरों में अधिक आबादी रहने का मतलब है कि उनका आधारभूत ढांचा संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ सहने में समर्थ रहें और साथ ही रहने लायक भी बने रहें। हरदीप पुरी के अनुसार आबादी में वृद्धि के कारण शहरों में हर साल लाखों वर्ग मीटर जमीन की व्यवस्था करनी होगी। कोई भी समझ सकता है कि जमीन शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों को नगरीय क्षेत्र घोषित करने से हासिल हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र तो तेजी के साथ शहरों में समा जाते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र का विकास बेहद काम चलाऊ से ढंग से होता है। जिन भी सरकारी विभागों पर भविष्य की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकारी ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है, वे नियोजित विकास के नाम पर खानापूर्ति तो करते ही हैं, अदूरदर्शिता का भी परिचय देते हैं। इसके चलते नया बना ढांचा कुछ ही समय बाद अपर्याप्त साबित होने लगता है। समस्या यह भी है कि जहां शहरों के नए इलाकों का अनियोजित और मनमाना विकास होता है, वहीं पुराने इलाकों के जर्जर होते ढांचे को दुरुस्त करने से बचा जाता है। इसी का नतीजा है कि हमारे शहर गंदगी, जलभराव, प्रदूषण, अराजक यातायात अतिक्रमण, सघन आबादी वाले मोहल्लों और झुग्गी बस्तियों से घिरते जाते हैं। इन समस्याओं के मूल में है शहरीकरण से जुड़े विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और साथ ही जवाबदेही का अभाव। इसके कारण ही नियोजित विकास की कदम कदम पर अनदेखी होती है और सरकारी धन का दुरुपयोग भी होता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर यानी कि नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक हमारी न्यूज़ है और वो है कि ड्रीम 11 बना आईपीएल का मुख्य प्रायोजक। चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो के आईपीएल मुख्य प्रायोजक से हटने के बाद नए प्रायोजक की तलाश पूरी हो गई है। यूएई में इस साल आईपीएल के 13वें सत्र के आयोजन के लिए ड्रीम 11 को 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप दी गई है। फैंटेसी स्पोर्ट्स लीग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने इस बार के आईपीएल की स्पॉन्सरशिप पाने के लिए अन अकेडमी की 171 करोड़ और बायजूस की 201 करोड़ रुपए की बोली को पीछे छोड़ा। आईपीएल के साथ ड्रीम 11 का यह सौदा फिलहाल 18 अगस्त से 31 दिसंबर 2020 तक चलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रीम 11 ने मंगलवार को ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म बायजूस और अन अकेडमी से अधिक बोली लगाई। वहीं टाटा ग्रुप, जिसके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किए गए, मंगलवार को बोली नहीं लगाई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि बीसीसीआई को खिलाड़ियों उसके प्रशासन ने मजबूत बनाया है। यह समय मुश्किल है, हमें प्लान बी लेकर चलना था। तो ये आज का यानी 19 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।